नमस्ते। जो कल हमने कन्यादान पाठ का कविता कवि परिचय और कन्यादान पाठ का उद्देश्य क्या है उसको जानना था। इससे के आगे अभी कंटिन्यू करते हुए आपको आगे की पंक्तियां, आगे का अनुच्छेद सुनना है। कल हमने पढ़ा था कि स्त्री और पुरुष समाज की दोनों शक्ति के दो रूप है। एक के बिना काम अधूरा होता है। जैसे मैंने कल भी बताया था आपको कि गाड़ी के दो पहिए हैं, अगर एक पहिया न हो तो गाड़ी काम नहीं कर सकती है। उसी तरह से स्त्री और पुरुष दोनों ही अपने अपने स्थान पर उत्तम है, किंतु समाज में फैली हुई कुरीतियां कैसे पनप रही है दहेज प्रथा को लेकर। लेकिन फिर भी इस स्थिति में शादी के विदाई के वक्त माँ तथा कन्यादान के समय अपनी बेटी को क्या सीख देती है जिससे हृदय दहल उठता है। यही बात हमने कल पढ़ी थी कि लड़की अभी सयानी नहीं थी और इतनी भोली सरल थी, उसे सुख का आभास था, दुख क्या होता है उसे मालूम नहीं। इसी के साथ हम आगे माँ ने बेटी को विदा करते समय क्या कहा इसके बारे में बताया गया। माँ ने कहा बेटी को, माँ ने कहा पानी में झाँक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। इस दो पंक्तियों में शब्द आए हुए हैं। पानी का अर्थ पर्यायवाची शब्द जल, नीर, और झाँक कर शब्द है अंदर देखना। पानी में अगर हम देखेंगे तो हमें अपनी परछाई दिखेंगी, तो इस तरह से अपने चेहरे को देखकर रीझना नहीं। चेहरे का पर्यायवाची शब्द है सूरत, और चेहरा, सूरत, आनंद आदि। रीझना शब्द का अर्थ है उसकी ओर आकर्षित होना, और रीझना का अपोजिट है खींचना। तो अपने चेहरे को देखकर तुम्हें प्रसन्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। क्योंकि ये जो आग है, अगर हम आग जलाएंगे तो रोशनी उसमें से चमकती है, और पर वो सिर्फ रोटी सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। उसी तरह से तुम्हारा चेहरा एक प्रकार का क्रांतिकारी है, लेकिन उसमें आपको उस आग के द्वारा दूसरों को शीतलता प्रदान करनी है, बल्कि ये नहीं है कि तुम्हें उसे जलाना है। और उसी के साथ माँ कहती है बेटी, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन की। ये हम जो वस्त्र, ये आभूषण, वस्त्र का अर्थ है कपड़ा, वसन, अंबर, और आभूषण का है गहना, अलंकार। ये शाब्दिक भ्रमों की तरह, जैसे ये चीजें हमको भ्रमित करती है, कुछ में डालती है, पर ये सब चीजें हमारे जीवन का बंधन है। स्त्री के जीवन का ये एक बंधन माना गया है, इसीलिए हमें इसके ऊपर आकर्षित नहीं होना चाहिए।
रीझना नहीं चाहिए। बेटी, तुम इस आभूषणों के जरिए, इस वस्त्र के जरिए, अपने सुंदर चेहरे के जरिए तुम्हें ऐसे काम नहीं करना है कि तुम्हारी चेहरे की सुंदरता में कोई जल उठे, बल्कि तुमको उनको उनको अपने चेहरे से रिझाना है, अपना काम करना है जलने के लिए। इसीलिए बंधन है स्त्री के जीवन। अर्थात माँ ने अंत में कहा, माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसे दिखाई मत देना, क्योंकि काम ऐसा नहीं करना है। अब तुम समझदार हो चुकी हो, अब तुम लड़की है, अभी भी मेरी नजर में लड़की हो, लेकिन लड़की जैसे दिखाई मत देना। अपनी जिम्मेदारी को निभाना, अपने घर में, अपना जिस घर में तुम जा रही हो वहां सबकी चहेती बनना। इस तरह से माँ ने अपनी लड़की को कहा, कन्यादान के समय तो मेरे यहाँ तो कन्या बनकर रह चुकी है, लेकिन अब तेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी है और तू उसे अच्छी तरह से निभाना। इसी तरह से माँ अपने बेटी को कन्यादान के समय सीख सीख यानी ज्ञान देती है और बताती है कि उस भले ही माँ का दिल तो दुखता है, लेकिन माँ का कर्तव्य भी क्या होता है, इसने उसे इस कविता के माध्यम से पूरी तरह से निभाया है। इसीलिए एक कन्यादान जीवन में माँ के लिए कितना महत्वपूर्ण कार्य है और उस समय माँ को किस तरह से क्या कहकर कैसे अपने बेटे के कर्तव्यों को समझाकर उसे विदा करना है और उसका विदाई का वो समय, माँ की वो सीख कैसे हृदय स्पर्शी, मर्म को छूने वाली, दिल को छूने वाली होती है। इस कविता में, कन्यादान कविता में कवि ऋतुराज ने हमें समझाया है। इस कविता का यही सार है। अब देखिए, इसमें कुछ कुछ शब्द ऐसे भी आए हैं, जैसे आपको पता है यहाँ पर कविता में कितना प्रामाणिक था उसका दुख। प्रामाणिक यानी बिल्कुल सही, किसी प्रकार से कोई ये नहीं है। और वक्त का शब्द है समय। उस समय जब लड़की को विदा करते हैं तो जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी है, क्योंकि उस समय वो इस तरह से कहती है कि उसकी अंतिम पूंजी यानी अब उसकी बेटी को विदा करना, कन्यादान करना, ये उसका एक कर्तव्य था। इसीलिए उसने बताया। और करने के बाद सामने वाले को संबोधित कैसे करती है, कितनी सुंदरता से किया गया, इसको हमें बहुत ही सुंदरता से समझना चाहिए। और ये समझना इस कविता के माध्यम से समाज में स्त्री किसी से कम नहीं, स्त्रियों में आत्मसम्मान की भावना भी होती है। प्रस्तुत कविता के द्वारा हमने यही सीखा है और नारी के महत्व को जाना। अब इसी के साथ कुछ आज हमारे समाज में दहेज की कुरीतियां शब्द व्याकरण की दृष्टि से उपसर्ग है। कुरीतियां यानी बुरी रीतियां, चाल चलन, जो ऐसी प्रथा बन चुकी है लोगों के ध्यान में कि अगर बेटी को दहेज बराबर न दे तो हमारी बेटी दुखी होगी, और हो रहा है। तो ये कुरीति को निकालना है, इसके बारे में भी इस लेख में हमको समझाया गया है। तो हो सकता आज आप बच्चे हो, कल नागरिक बनेंगे, कल आप भी इस दहेज प्रथा को, जो कुरीतियां है, उसको आप क्या कर सकते हो, बदल सकते हो। तो कैसे आप ये निश्चय कर ले कि बेटी शादी करने के समय किसी प्रकार की दहेज की मांग नहीं करना चाहिए। तभी कन्यादान का पवित्र जो रिश्ता है
वो सुचारू रूप से चलेगा। कोई माता पिता अपनी बेटी को कन्यादान में देने के लिए किसी बात की कमी नहीं रखते, लेकिन अगर हमारी ओर से मांग हो जाए ज्यादा, तो हो सकता है उस पिता को कोई गलत कदम भी उठाना पड़ता है या उनका जीवन दुखमय बन सकता है। इसीलिए इस कन्यादान पाठ कविता से हमें इस कवि का मुख्य उद्देश्य क्या है इसको समझना, और कन्यादान एक इसका पक्ष और विपक्ष में भी हमें चर्चा करनी चाहिए। इसी तरह से इस पाठ में आए हुए जो भी व्याकरण भाषा की बात है उसे एक बार मैं आपको समझा दे रही। वाचना, सयानी, आवास। अब वाचना शब्द का अर्थ है बाट, सयानी का अर्थ है समझदार, होशियार। अब ये समझदार हो गई है, होशियार हो गई है, ऐसा हम बोलते हैं। आभास, जिसका उससे कुछ भी एहसास नहीं होता, महसूस नहीं होता, उसे कहते हैं आभास। वैसे ही कुछ शब्द वस्त्र, प्रकाश, आभूषण। अब वस्त्र का पर्यायवाची शब्द अंबर, वसन, कपड़ा आदि। प्रकाश, उजाला, आभा, चमक। आभूषण में अलंकार, गहना आदि। लिंग बदलना है, लिंग बदलकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पाठिका, पहले तो पाठिका बोल तो क्या, ये पाठिका शब्द क्या है? स्त्रीलिंग। इकारान शब्द मात्रा आने पर वो शब्द स्त्रीलिंग बनता है। अब पाठिका का लिंग बदलने के बाद में पाठक, ये पुल्लिंग शब्द। पाठक ने उस पाठ को बड़ी सुंदरता से वर्णन करके हमें समझाया है। अब लेखक, ये लेखक है पुल्लिंग, इसका स्त्रीलिंग है लेखिका। पहले ही बताया इकारान मात्रा आने पर वो शब्द स्त्रीलिंग बन जाता है। तो लेखक, लेखिका। लेखिका के द्वारा मनु भंडारी को आगे कदम बढ़ाने का अवसर मिला। कवि, ये भी पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग है कवियत्री। कवियत्री महादेवी वर्मा ने सुंदर कविता लिखी। अब इसी के आगे आपको, पहले आपको समझा चुकी हूँ ग्रामर के बारे में, फिर भी इसमें आपको ऐसे शब्द दिए गए जो भाववाचक संज्ञा है। इसका मैंने पहले भी वर्णन किया था, शायद आप सभी को मालूम होगा। भाववाचक संज्ञा में यहाँ पर कि प्रत्यय लगता है। प्रत्यय उसे कहते हैं जो शब्द के पीछे जुड़ता है, पीछे जुड़कर उस शब्द का भाव रूप बना देता है। जैसे प्रमाण, प्रमाण यानी नाम, प्रामाणिक यानी इसको हम लोग पूरे नाम के साथ बता सकते हैं, उसको प्रामाणिक, प्रमाण प्लस इक प्रामाणिक। शब्द एक शब्द है, शाब्दिक। ऐसे और कई भी शब्द है, जैसे भारत, भारत में संज्ञा है, लेकिन भारतीय आ गया तो ये भाववाचक संज्ञा बन गई, क्योंकि इसमें भारत प्लस ई भारतीय जुड़ा है। इसी तरह से आपको ग्रामर, व्याकरण की दृष्टि से भाववाचक संज्ञा के बारे में ध्यान रखते हुए पहले पढ़ाए हुए पाठ के आधार व्याकरण के संबंधित किससे कहते हैं भाववाचक संज्ञा, और वो शब्द भाववाचक संज्ञा कब बनता है, क्या करने से बनता है, इस सब को याद रखेंगे तो आपको
ऐसे कई शब्द है, खाली इक और ये नहीं, बहुत सारे शब्द है। जैसे अपनापन, इसमें पन है भाववाचक प्रत्यय, और पन प्रत्यय लगने पर यह भाववाचक संज्ञा बनती है। जैसे राष्ट्र भी संज्ञा है, राष्ट्रीय, यह शब्द जुड़ा, यानी हमको जिसके बारे में पूरी जानकारी मिल रही है उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। और भाववाचक संज्ञा तभी बनती है, जब बनता है जब पीछे उसके प्रत्यय जुड़ता है। इसी के अनुसार मैंने पहले भी आपको बताया था, प्रत्यय और उपसर्ग इन दोनों में एक ही अंतर है। भाववाचक संज्ञा में शब्द के पीछे कोई जुड़ता है, और उपसर्ग में शब्द के आगे कोई शब्द जुड़कर उस शब्द का विलोम शब्द बन जाता है। जैसे अनपढ़, उसका विलोम शब्द है पढ़, अनपढ़। यहाँ पर अन शब्द उसको पहले जुड़ा है, पढ़ के आगे अन जुड़ा, तो अपोजिट पढ़ का अपोजिट वर्ड हो गया। जैसे सुविचार, कुविचार, सुविचार का अपोजिट है कुविचार, दोनों में भी उपसर्ग जुड़े हैं। कुछ शब्द में दोनों में भी उपसर्ग जुड़ते हैं, और कुछ शब्द जैसे होनी, अनहोनी, इसमें अन क्या है, उपसर्ग, और अनहोनी का विलोम शब्द होनी। तो ऐसे शब्द को ध्यान में रखना है कि प्रत्यय के बाद, सॉरी, शब्द के बाद जो मात्रा जुड़ जाती है, य, इक, पन, आहट, जैसे बनावट, बनावट में बन प्लस आहट, मुस्कुराहट, मुस्कुराना, मुस्कुराहट, आवट, ऐसे शब्द है, बनावट, बन प्लस आवट। इस तरह से आपको प्रत्यय और उपसर्ग में समझना चाहिए। धन्यवाद। जो आगे का पाठ हम लोग अगली बार लेंगे। ये पाठ आपका पूर्ण हो चुका है। आगे बार में मैं आपको जो बताना चाहती हूँ कि व्याकरण संबंधी प्रश्न उत्तर, उसके लिए हम लोग आगे वर्कशीट में मैं आपको दूंगी करने।